Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. Today we are going to solve the second question of dissolution of partnership form. Let us see the question first. Here is your question. This is your question number 5 on the page number 246 of your government textbook. Pause the video screen and take a screenshot of the same और मेक द चेंजेस इन द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इसमें ऑलवेज आपको ये पढ़ना है पहले कि आपको इसमें प्रिपेयर क्या करना है. सो लास्ट लाइन पढ़ते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन इज गिवन कि हमें क्या प्रिपेयर करना है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर मेन आंसर. सो इसमें हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं, वो क्लियरली हमें मेंशन किया है. ओके, सो अकॉर्डिंगली विल डू द मार्किंग नाउ. लेट अस स्टार्ट विद द मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन. Question number 2. Sita and Geeta are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 4:1. So this is the profit sharing ratio. इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं. Now सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड से शुरुआत करेंगे मार्किंग के लिए. कैपिटल अकाउंट दिया है, राइट. सो कैपिटल अकाउंट अभी पीसीसी में जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जैसे हमने लास्ट वीडियो में जर्नल एंट्रीज की थी तो वहां पे मैंने WN लिखा था बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल वाज अ पार्ट ऑफ अ वर्किंग नोट. यहाँ पे अभी हम लोग लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने वाला है. ओके, तो वहां पे ये क्रेडिट साइड जाएगा एज अ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसलिए लिखा है PCC. जैसे हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी मार्किंग कर देते वैसे यहाँ पे किया है. नाउ सन्ड्री क्रेडिटर्स इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो लायबिलिटी ट्रांसफर होता है, राइट. तो क्या एंट्री होता है उसका? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट. तो ये रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएगा इसका पोस्टिंग. बैंक लोन इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, सेम एंट्री होगा तो ये भी रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट. नाउ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यहाँ पे हमें प्रिपेयर करने के लिए क्या बोला है? कैश अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है. तो जब कैश अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है और उसका ओपनिंग बैलेंस भी दिया है कैश इन हैंड इन द बैलेंस शीट, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कंसिडर होगा. तो ये भी जाएगा रिलेशन क्रेडिट बिकॉज ये हमारे लिए अभी पेएबल है. बट अगर यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला होता और अगर एसेट्स में कोई बैंक बैलेंस नहीं दिया होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट ही हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाता. बट एज दे हैव गिवन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट वी आर सपोज टू प्रिपेयर कैश अकाउंट और उसका बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक ओवरड्राफ्ट बिकम्स एन एक्सटर्नल लायबिलिटी. ओके, सो नाउ एसेट साइड हम लोग मार्किंग करेंगे. फर्नीचर है यानी कि जितनी भी रियलाइजेबल एसेट्स है वो कहाँ पे जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. तो हमारा एंट्री वही बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. सो ये जितने भी रियलाइजेबल एसेट है वो रियलाइजेशन डेबिट में जाएगी. तो हर जगह पे मैं RD मार्क करूंगी. यहाँ पे प्लांट में, ट्रेडमार्क में, डेटर्स में भी RD जाएगा और वो भी कौन सा प्राइस जाएगा? डेटर्स का ग्रॉस वैल्यू यानी कि इनर कॉलम का प्राइस. बिकॉज जो RDD है वो स्पेशल फंड है अगेंस्ट एसेट्स, तो उसका एंट्री क्या होता है? RDD अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट. वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है. ओके, बिकॉज वो अभी रिजर्व्स हमें सेपरेटली रखना नहीं है. देन स्टॉक रियलाइजेबल एसेट है तो RD में जाएगा. कैश इन हैंड एज हमें कैश अकाउंट बनाना है तो ये कैश अकाउंट में जाएगा एज एन ओपनिंग बैलेंस और डेबिट बैलेंस में जाएगा. ओके, बिकॉज एसेट्स में दिया है तो एसेट्स कैरीज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग लिखेंगे. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर मैं सिंपल आपको बताऊं तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. अब यहाँ पे ये ऐसे सस्पेंस क्यों लिखा है? बिकॉज इट्स नाउ लॉस फॉर अस. अभी ये कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट का पैसा एडवांस में पे कर दिया होगा. सो लेकिन अभी कंपनी ही बंद हो रही है तो अभी वो पैसा क्या हो गया? उनका लॉस. बिकॉज अब वो पैसों का उनको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है क्योंकि अभी कंपनी ही बंद हो जा रही है. सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन अक्यूमुलेटेड लॉसेस and this accumulated losses will be distributed among the partners in their profit sharing ratio, जो हमें यहाँ पे दिया था 4:1. So ये 4:1 में डिवाइड होगा पार्टनर्स में. अभी accumulated losses है तो उसका एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. सो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PCD. सो मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी साथ में बताती जा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये एंट्री यहाँ कैसे आया. Alright, now additional information हम लोग मार्क करेंगे. First, plant and stock taken over by Sita, rupees 78,000 and 22,000 respectively.
नाउ प्लांट और स्टॉक दोनों ही एसेट सीता लेके जा रही है, तो एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है, सो पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर इज अ डेबिट द रिसीवर, सो पीसीडी। और एसेट्स रियलाइज्ड हुआ तो अब हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएगा। तो यही हमारा जर्नल एंट्री भी बनता ही है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization. As assets realize हुआ तो credit all incomes and gains. Okay, now second adjustment. Geeta took over debtors worth rupees 20,000 at 16,000. See, understand the sentence that debtors 20,000 का है लेकिन वो 16,000 में लेके जा रही है. So 16,000 is a selling price. So we will record 16,000. So उसे हम underline कर देते हैं यहाँ पे. Again it is nothing but asset taken over by partner, तो PCD. और रिलेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, बट वी विल रिकॉर्ड दी वैल्यू 16,000. ओके, बिकॉज वही अग्रीड प्राइस पे गीता इज रेडी टू टेक ओवर द डेटर्स. तो जो प्राइस पे लेके जा रहे हैं वही रिकॉर्ड करना है. नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 90%. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ. एंड ट्रेडमार्क एट 5,000 एंड गुडविल वॉज रियलाइज फॉर 19,800. सो बाकी दो एसेट्स जो है उसका तो वैल्यू हमें दे दिया है कि कौन से प्राइस पे हमने उसको सेल किया है, बट डेटर्स का हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे उसे हम कैलकुलेट करेंगे वो वर्किंग नोट में हम लोग देखेंगे, बट अल्टीमेटली इट इज बीन रियलाइज्ड. सो एसेट्स रियलाइज्ड हुआ है मतलब पैसा आया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट. सो कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट, बिकॉज पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन and credit all incomes and gains. Next is fourth adjustment, unrecorded assets estimated rupees 4,000 was sold for 1,500. Okay, so this is an unrecorded assets, मतलब वो बैलेंस शीट में तो नहीं है, जिसका estimated cost है 4,500, लेकिन हमने बेचा कितने में है, 1,500 में बेचा है. तो जिस प्राइस पे बेचा है उसी प्राइस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे अभी अभी हमने सेकेंड एडजस्टमेंट में किया कि गीता 20,000 का डेटर 16,000 में लेके जा रही है, तो जो प्राइस पे वो सेल हुआ, जो प्राइस पे वो टेकन ओवर हुआ, वही प्राइस पे हम रिकॉर्ड करेंगे. तो वैसे यहाँ पे 1,500 ही रिकॉर्ड होगा जो हमें एक्चुअली पैसा मिला है. तो अगेन इट इज एन एसेट्स रियलाइज्ड, सो सेम एंट्री होगा, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, एंड रिलेशन क्या होगा, क्रेडिट. नाउ फिफ्थ एडजस्टमेंट, रुपीज 1,000 डिस्काउंट वर अलाउड बाय क्रेडिटर्स while paying their claims, यानी क्रेडिटर्स ने 1,000 का डिस्काउंट अलाउ किया है. सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू पे 34,000. तो जो प्राइस हम एक्चुअली पे कर रहे हैं वही हमें लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करनी है. इज दैट क्लियर? ये डिस्काउंट कहीं पे भी रिकॉर्ड होगा नहीं. सो वी आर पेइंग ऑफ द लायबिलिटी, सो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और हमारे पास से कैश गया तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट. देन सिक्स्थ एडजस्टमेंट, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 3,500. नाउ एक्सपेंसेस है, सो अगेन वी आर पेइंग ऑफ द एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और हमारे पास से कैश गया तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट. 7, अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज 3,000 वॉज मैच्योर्ड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन. Now what do you mean by this? Contingent liability का मतलब क्या होता है, which is not sure. The liability may or may not occur. यानी कि ये liability हमारे लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ओके, ऐसी liabilities को contingent liability बोला जाता है. लेकिन अब हमें क्या बोला है कि it has been matured. ओके, matured हुआ है मतलब वो हमारी liability बन चुकी है. एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन हमें पता चल गया कि वो हमारी लायबिलिटी है. तो लायबिलिटी है तो इसका मतलब क्या है, पे ऑफ करना है. तो पे ऑफ करना है मतलब हमारे लिए एडिशनल लॉस हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और अगेन कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट. सो वंस देयर इज अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द एडजस्टमेंट्स दैट certain asset has been realized which was unrecorded, तो भी हमें रिकॉर्ड करना है. and certain liability has been matured at the time of realization, तो हमें उसे पे भी करना है as clear instruction is given. so ये हमारा adjustment marking हो गया. लेकिन मैंने first question में भी आपको बोला था कि once you are done with your marking you have to always check on the liability side, because liabilities हमें सारे pay off करने ही है whether the information is given or not. when the information is not given, that means you are supposed to pay एट द बुक वैल्यू. बुक वैल्यू का मतलब है जो बैलेंस शीट में आपको प्राइस दिया है वही प्राइस पे आपको पे करना है. तो जैसे क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ गया, लेकिन बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया था. इसका मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ क्रेडिटर्स में डिस्काउंट मिला, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई कंसेशन नहीं मिला है. तो वी आर सपोज टू पे द फुल वैल्यू, बट हमें पे करना है.
Is that clear? So along with the creditors, we will pay bank loan and bank overdraft also. All right. So I have mentioned over here that bank loan and bank overdraft to be paid. So यानी हमें क्रेडिटर्स के साथ साथ इन दोनों लाइबिलिटीज को भी पे ऑफ कर देना है. आई होप आपको मार्किंग क्लियर हो गया है. सो नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. सो हियर इज अ फॉर्मेट. सो आपको इस तरीके से लेजर का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे उसे आपके नोटबुक में. सबसे पहले ऑन द टॉप तो आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ सीता एंड गीता. रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है एट द कॉर्नर डीआर एंड सीआर. नाउ रियलाइजेशन अकाउंट आप लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे प्रिपेयर करोगे जिसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट रहेगा और रुपीज का साइन रहेगा अमाउंट कॉलम में. फुल पेज आप रियलाइजेशन अकाउंट बना दो लेफ्ट हैंड साइड पेज पे. देन राइट हैंड साइड पेज पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ एट द कॉर्नर डीआर एंड सीआर. पर्टिकुलर्स पार्टनर्स का नाम अमाउंट रुपीज ऑन बोथ द साइड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है 8 to 9 लाइंस का. उसी के नीचे आप कैश अकाउंट बना दो एट द कॉर्नर डीआर एंड सीआर. पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज का साइन. और ये आपको 9 to 10 लाइंस का बनाना है. राइट. अब मैंने ये बोला कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बनाओ तो सामने सामने के पेजेस पे ही हमेशा फॉर्मेट बनाओ. सो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो है वो 3 पेजेस में जाएगा. अदरवाइज आपके सारे अदर क्वेश्चंस जो है वो राइट और लेफ्ट में कंप्लीट हो जाने चाहिए. जितना आपका सामने सामने पूरा सम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा. क्योंकि फ्लिप फ्लैप में अगर आप पेजेस फ्लिप और फ्लैप करते रहोगे आगे पीछे करोगे तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इट्स बेटर कि आप आमने सामने के पेजेस पे फॉर्मेट्स आपके बनाओ तो उतना आपके लिए क्लियर और अच्छा रहेगा. और कैश अकाउंट के नीचे आप वर्किंग नोट्स के लिए भी जगह छोड़ सकते हो. राइट. सो आई होप आपका फॉर्मेट रेडी हो गया होगा. सो डिसोल्यूशन में क्वेश्चन भी स्टैटिक रहेगा. आपको बैलेंस शीट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा. और सम के स्टेप्स भी बहुत सिंपल है कि हमें सम कैसे सॉल्व करना है. तो पहले बैलेंस शीट को हमें कंप्लीट करना है और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन. सो लेट अस स्टार्ट विद द बैलेंस शीट. लायबिलिटी साइड फर्स्ट. कैपिटल अकाउंट हमें दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 40,000. देन सन्ड्री क्रेडिटर्स बैंक लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. ये तीनों ही हमारे लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है. सो तीनों का एंट्री क्या है? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा. ये लेजर पोस्टिंग है तो हमें याद रखना है रूल सेम अकाउंट सेम अमाउंट सेम साइड बट द नेम शुड बी अपोजिट. तो यहाँ पे हम लोग बाय सन्ड्री लायबिलिटीज लिखेंगे उसे अंडरलाइन करेंगे और उसके अंदर हम लोग ये तीनों लायबिलिटीज लिखेंगे. सन्ड्री क्रेडिटर्स बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट. 35,000 इनर कॉलम 10,000 inner column and 5,000 inner column and total of 50,000 will be in the outer column. So we are done with the posting of the liability side. So now we'll do the posting of assets. Now इसमें जितनी भी realizable assets है उसका एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में जाएगा. सेम अकाउंट सेम अमाउंट सेम साइड बट द नेम शुड बी अपोजिट. तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स सो फर्नीचर प्लांट ट्रेडमार्क डेटर्स और स्टॉक. राइट. हमें सिर्फ रियलाइजेबल एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफर करनी है. स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा. कैश भी ट्रांसफर नहीं होगा और अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होंगे. इनर कॉलम 14,000 देन 65,000 8,000. डेटर्स में ग्रॉस प्राइस आएगा यानी कि 48,000 और स्टॉक का 30,000. टोटल विल बी 1,65,000 इन द आउटर कॉलम. सो रियलाइजेबल एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दी है. अब ये जो स्पेशल प्रोविजन है अगेंस्ट एसेट्स यानी कि आरडीडी वो ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन क्रेडिट में. तो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तुम लोग रियलाइजेशन क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय आरडीडी. सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 3,000. देन कैश इन हैंड दिया है तो कैश का हमने अकाउंट बनाया हुआ है. सो डेबिट साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 10,000. उसके बाद हमें क्या दिया है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है. सो दिस इज एन अक्यूमुलेटेड लॉसेस. ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस सीता और गीता में 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा 8,000 रुपीज. सो द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 6,400 and 1,600. ऑलराइट. सो वी आर डन विद द पोस्टिंग ऑफ द एसेट साइड एज वेल. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले हमें क्या दिया है? प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता 78,000 and 22,000. सो एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन है. सो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि अभी तक तो बैलेंस शीट का सिर्फ एक ही पोस्टिंग होगा. सो ये हमारे लिए ट्रायल बैलेंस का काम कर रहा है कि एक ही जगह पे उसका पोस्टिंग होगा. लेकिन जो एडजस्टमेंट्स है उसका 2 इफेक्ट होता है, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट
राइट. लेजर पोस्टिंग का रूल भूलना नहीं है. सेम अकाउंट, सेम अमाउंट, सेम साइड, बट द नेम शुड बी ऑपोजिट. सो सीता इज टेकिंग ओवर एसेट 78,000 प्लस 22,000, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल 1 लाख. ऑलराइट. और यहाँ पे रिलेशन क्रेडिट में जाएगा बाय सीतास कैपिटल अकाउंट. उसके अंडर लिखेंगे प्लांट, इनर कॉलम 78,000 एंड स्टॉक 22,000 इनर कॉलम, और आउटर कॉलम में टोटल वैल्यू जाएगा 1 लाख. सो आपको लेजर में किसी एक जगह पे आपको एंट्री का डिस्क्रिप्शन देना है कि क्या टेकन ओवर हुआ या क्या सोल्ड हुआ या क्या लायबिलिटीज हमने पे ऑफ की है. सो रियलाइजेशन अकाउंट इसीलिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे बनाया है ताकि उसमें हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख सके. सो ऑन अदर साइड एंट्री अगर आप वहां पे कुछ नहीं लिखोगे तो चलेगा. Okay, because in realization you are giving an explanation that what has been taken over and what not, right? जैसे जर्नल एंट्री में हम नरेशन लिखते हैं वैसे यहाँ पे लेजर में ये डिस्क्रिप्शन लिखना है. Alright. Then second entry, Geeta took over debtors worth rupees 20,000 at 16,000. So again asset taken over by partner है, तो आप चाहिए तो यहाँ पे वापस टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ही गीता के अकाउंट में 16,000 डाल दो. बट यहाँ पे तो सेपरेट एंट्री जाएगी बाय गीतास कैपिटल अकाउंट, सीधा आउटर कॉलम में 16,000. सो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में क्या डिस्क्रिप्शन देंगे, पार्ट डेटर्स टेकन ओवर, बिकॉज एक ही एसेट टेकन ओवर है तो इसलिए हमने ब्रैकेट में डाला. इफ इट इज मोर देन 1 सो हम लोग उसे इनर कॉलम में टोटल करके बाहर लिखेंगे जैसे हमने सीता के केस में लिखा. ऑलराइट. सो यहाँ पे पार्ट डेटर्स इसलिए लिखा है बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द डेटर इज, क्यों कितना परसेंटेज है या क्या है वो हमें नहीं पता है, इसलिए हमने पार्ट डेटर्स लिखा है. ऑलराइट. देन थर्ड एडजस्टमेंट, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 90% ऑफ द बुक वैल्यू. अब ये अंडरलाइन भी किया है बिकॉज पार्ट डेटर्स जो है वो गीता लेके जा चुकी है. सो व्हाट इज द रिमेनिंग बैलेंस दैट वी नीड टू फाइंड आउट, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट इसलिए किया है, जो डेटर्स है टोटल वैल्यू वो 48,000 है एज गिवन इन द बैलेंस शीट ग्रॉस वैल्यू. तो वही प्राइस यहाँ पे लिखा है 48,000. इसमें से 20,000 का डेटर्स गीता लेके जा चुकी है. भले ही वो 16,000 में लेकर गई, लेकिन हमारे पास से यानी कि बिजनेस के पास से कितने का डेटर्स गया, 20,000 का डेटर्स गया. समझ में आया. सो आउट ऑफ 48,000 20,000 का डेटर्स जा चुका है. सो बैलेंस कितना बचा, 28,000. ओके. अब वो भी हमें 90% ऑफ द बुक वैल्यू पे रियलाइज हो रहा है, तो यानी उसमें से भी 10% का क्या हो गया, डिस्काउंट. तो 10% माइनस करना पड़ेगा. तो 28,000 का 10% मतलब 2,800 हुआ. तो बैलेंस कितना बचा, 25,200 बचा. सो दिस मच वी हैव रियलाइज्ड. सो 25,200 डेटर्स का वैल्यू आएगा, और ट्रेडमार्क का 5,000 तो दिया हुआ ही है, और गुडविल का भी 19,800 दिया हुआ है. नाउ अलोंग विद दैट we will take up the fourth adjustment also because it is also an unrecorded assets. So assets से ही related है ये, और assets ही realized हुआ है. ये जो 4,500 का unrecorded assets है वो हमने 1,500 में बेचा है, तो 1,500 realized हुआ है. राइट. तो उसका भी एंट्री तो सेम ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो ये सारे एंट्रीज का हम लोग एक साथ ही इफेक्ट देंगे. सो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो कैश अकाउंट डेबिट में ऑपोजिट नेम आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. अब यहाँ पे टोटल क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं. सो इस तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन है. रिमेनिंग डेटर्स लिखो, ट्रेडमार्क, गुडविल एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स. सो रिमेनिंग डेटर्स का अभी हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किया, 25,200 इनर कॉलम, 5,000 इनर कॉलम, 19,800 इनर कॉलम and 1,500 of unrecorded assets. So total will be in the outer column 51,500. और यही अमाउंट हमें यहाँ पे कैश में भी लिखना है क्योंकि एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी थी बट अमाउंट नहीं किया था, तो यहाँ पे 51,500 रिकॉर्ड कर दो. नाउ फिफ्थ एडजस्टमेंट. नाउ हियर ऑल्सो वी कैन combine 5th, 6th, 7th and along with the bank loan and bank overdraft because ultimately ये सब हमारे पास से क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, और हमारे लिए क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्रेडिटर्स हम पे कर रहे हैं, रिलेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, और बैंक लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट भी पे करना ही है बिकॉज वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, चाहे बोला हो या नहीं बोला हो. नहीं बोला है कुछ भी, इसलिए हम लोग इसे पूरा पे करेंगे. सो ये सभी का हम लोग एक साथ ही एंट्री पास करेंगे. सो एंट्री है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सेम अकाउंट सेम अमाउंट सेम साइड बट द नेम शुड बी अपोजिट. तो यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट. सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमें 1,000 का डिस्काउंट मिला है तो 34,000. बैंक लोन जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला, 10,000.
बैंक ओवरड्राफ्ट में भी कोई डिस्काउंट नहीं मिला तो 5000। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें दिया है 3500 जो हमने पे किया है। देन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हमारी मैच्योर हो चुकी है, वो भी हमने पे कर दी है 3000 रुपीज इनर कॉलम। सो 55,500 विल बी द टोटल इन द आउटर कॉलम, राइट। सो रेदर देन पासिंग अ सेपरेट एंट्रीज वी कंबाइंड इट टुगेदर, और एक ही साथ हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, तो एक ही साथ हम लोगों ने एंट्री दिखा दी ताकि हमें बार बार उसका डिस्क्रिप्शन अलग अलग से लिखना ना पड़े। ओके, कैश गया हमारे पास से, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 55,500। सो वी आर डन विद द एडजस्टमेंट्स एज वेल। अभी हम लोग क्लोजिंग करेंगे। तो क्लोजिंग हमें कैसे करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी भले ही जर्नल किया था लेकिन उसमें वर्किंग नोट में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, उसमें सिर्फ इस तरीके से प्रॉपर प्रेजेंटेशन से हमने पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, सिर्फ अमाउंट लिखे थे। नाउ वी हैव टू चेक द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड फर्स्ट। क्रेडिट साइड का टोटल चेक करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 2,20,500, और अगर आप डेबिट साइड का टोटल चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 2,20,500। सो यानी यहाँ पे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। सो दोनों साइड का टोटल सेम है, तो इसे बोला जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। यानी यहाँ पे ना तो रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ ना तो रियलाइजेशन लॉस, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो कुछ भी पार्टनर्स कैपिटल में भी ट्रांसफर होगा नहीं। ऑलराइट, सो सीधा अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। सो विल सी विच पार्टनर इज अ रिसीवर और विच पार्टनर इज अ गिवर। वन बाय वन क्लोजिंग करेंगे। पहले सीता का अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड में मुझे यहाँ पे 90,000 दिख रहा है और डेबिट साइड का टोटल हो रहा है इसका 1,06,400। सो सीता's डेबिट बैलेंस इज मोर, सो 1,06,400 मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एंड डिफरेंस विल बी 16,400। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, इसका डिफरेंस कहाँ पे जाएगा, कैश अकाउंट में, राइट। सो सीता बिकम्स क्रेडिट द गिवर, उसका क्रेडिट में डिफरेंस आया है तो शी इज अ क्रेडिट द गिवर। तो हमें इसे ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करना है, बट पहले हम लोग गीता का भी अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। नाउ गीता का क्रेडिट साइड का टोटल है 40,000 और डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 17,600। सो यहाँ पे गीता का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 40,000, सो टोटल में हम वो पहले मेंशन कर देते हैं एंड डिफरेंस विल बी 22,400। तो यहाँ पे लिखना है टू कैश अकाउंट। सो गीता का डेबिट साइड में डिफरेंस आया, मतलब वो क्या है, डेबिट द रिसीवर। सो ये भी ऑपोजिट साइड में एंट्री जाएगा। सो अभी से कैश अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। पहले गीता का यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं ऑपोजिट साइड पे, गीता's कैपिटल अकाउंट, सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 22,400। उसके बाद सीता का जो 16,400 का यहाँ पे क्रेडिट में डिफरेंस आया है वो यहाँ पे कैश अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा टू सीता's कैपिटल अकाउंट 16,400। सो अगर आप कैश अकाउंट का टोटल करोगे, so on debit side you will find the total of 77,900 and the same total you will find on the credit side as well। आपका कैश अकाउंट का दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ऑलराइट, ये आप कैलकुलेशन खुद से करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी मिलेगी कैलकुलेशन की। ओके, आई होप आपको ये लेजर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू द सेम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till that time, keep watching, keep learning and keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Bye bye.